हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण आयोग। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। अभी मुझे मेरे चैनल पर एक कमेंट मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी ने लिखा है कि मैम जो है, नाम तो नहीं याद आ रहा है मुझे इस टाइम, लिखा है कि मैम जो है मैं आप जब व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाती थी उस टाइम का 6 साल पहले का वीडियो मैं देखकर नोट्स बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, राजनीति में कुछ नहीं बदलता, चाहे आज मैं पढ़ाऊं या कल पढ़ाऊं। जो मैं 6 साल पहले पढ़ा रही थी, बहुत उस टाइम मैं हार्ड वर्क कर रही थी और विधिवत मैंने कोई भी मेरा वीडियो आप जाके देखेंगे, कम से कम मैं 5 6 7 किताब जो है उस टाइम पढ़ती थी। तब एक वीडियो मैं रेडी करती थी, सारे छान मारती थी, उसमें से मैं निकालती थी, निचोड़ निकालती थी, वही मैं पढ़ाती थी। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे, देखिए, और क्लियर मैं बता दूं कि मैं यहाँ कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आती हूँ। यूट्यूब जो है मेरा पैसा कमाने का जरिया नहीं है। मैं यहाँ आती हूँ अपने शौक के लिए। राजनीति विज्ञान में मेरा जो है लगाव शुरू से रहा है, पढ़ने में और करने में भी। इसलिए मैं आज 6 7 साल पहले ही जो है मैं राजनीति में जो है जमीनी स्तर पर मैं काम भी कर रही हूँ और मैं राजनीति विज्ञान पढ़ती भी हूँ, हमेशा पढ़ती हूँ। अगर मैं बाय द वे पढ़ने का मेरा मूड हुआ तो मैं कोई राजनीति विज्ञान की पुस्तक निकाल लेती हूँ और वही पढ़ती हूँ। तो मेरा शौक है राजनीति विज्ञान पढ़ने का, और इसलिए जो है मैं यहाँ आ जाती हूँ आप लोगों के लिए पढ़ाने का। हाँ, जो मैंने 6 साल के वीडियो बनाए हैं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं 100% विश्वास के साथ आप पढ़िएगा, क्योंकि राजनीति विज्ञान में आप कुछ नहीं बदल सकते हैं। ना आप उदारवाद का सिद्धांत बदल सकते हैं, ना मार्क्सवाद का सिद्धांत बदल सकते हैं, ना समाजवाद का सिद्धांत बदल सकते हैं, ना लोकतंत्र बदल सकते हैं, न सामाजिक समझौते का सिद्धांत बदल सकते हैं, न प्लेटो जी को बदल सकते हैं, न अरस्तू को, न मैकियावेली को, न राजा राम मोहन राय को, न कौटिल्य को, न मनु को। तो इनके सिद्धांत में तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। चाहे आप आज पढ़िए चाहे कल पढ़िए, जो मैंने पढ़ाया है 6 साल पहले, अगर आप उसमें जाके देखिए, बहुत से, चाहे टीजीटी का सिलेबस हुआ, पीजीटी का सिलेबस हुआ, लगभग आपको सारे सिलेबस वहां कंप्लीट मिलेंगे। हाँ, बहुत से लोग भी हैं जो है बहुत ऑनलाइन पैसा भी पे कर रहे हैं। तो ये मत समझिए कि जो ऐसे पढ़ा रहा है, फ्री में पढ़ा रहा है, तो उसके वीडियो में जो है आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा। 100% एक गलत चीज है। वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है। एक बार आप पढ़ने का प्रयास करिए और समझने का प्रयास करिए, देखिएगा, और कमेंट में भी जाके देखिएगा आप लोग। बहुत सारे जो है बच्चों का एग्जाम भी क्लियर हुआ है और बहुत सारे बच्चे नौकरी भी लिए हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। बीच में मैंने बंद कर दिया था, कुछ रीजन थे, पारिवारिक रीजन था, और बच्चा मेरा छोटा था, इसलिए मैं टाइम नहीं दे पा रही थी। लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया और 6 साल का हो गया लगभग, तो मैंने फिर धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया है, और आने वाले समय के लिए जो है मैं नोट्स बना रही हूँ। अभी तो मैं संविधान पढ़ा रही हूँ, संविधान का या एनसीईआरटी का नोट्स है जो आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ। यहाँ से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर जो मेरा पढ़ने का झुकाव है वह दर्शन में है, राजनीति विज्ञान के दर्शन में। तो मैं राजनीति विज्ञान का जो दर्शन है उसका नोट्स तैयार कर रही हूँ, जल्द आप लोगों के सामने होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में हम लोगों को क्या क्या मिलता है। तो आज हम लोग देखेंगे प्रमुख आयोग, इम्पोर्टेंट कमीशन। क्या देखेंगे? प्रमुख आयोग। क्या देखेंगे? प्रमुख आयोग। प्रमुख आयोग, इम्पोर्टेंट कमीशन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है। पहला, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे
इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, आप लोग समझने का भी प्रयास करिएगा। एनसीईआरटी का नोट्स है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम। पहले तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम कब आया था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम कब आया था? तो कब आया था? 1993। इसमें और एक क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? किस आयोग का? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है किसे अध्यक्ष बनाया जा सकता है? और पहला क्वेश्चन कब क्या बनता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कब आया था? तो कब आया था? 1993 ईस्वी में आया था। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 के अनुसार किसे जो है आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो किसे बनाया जा सकता है? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को बनाया जा सकता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अनुसार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अनुसार जो है लोक सेवा आयोग की जो है स्थापना की गई थी। आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारतीय प्रशासनिक आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो किस आयोग ने की थी? राजमन्नार आयोग ने की थी। राजमन्नार आयोग ने क्या किया था? राजमन्नार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस को समाप्त करने की मांग की थी। कौन? राजमन्नार आयोग ने किया था। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है कौन थी? कौन थी? रोज मिलियन मैथ्यू।
रोज मिलियन जो है बैथ्यू संघ लोक सेवा आयोग की जो है महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू जो है संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आप लोग समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? मानवाधिकार आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है? मानवाधिकार आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है? गैर कानूनी, गैर संवैधानिक, सॉरी गैर कानूनी नहीं, गैर संवैधानिक जो है मानवाधिकार आयोग जो है गैर संवैधानिक संस्था है। मानवाधिकार आयोग जो है गैर संवैधानिक संस्था है। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति को देखते हैं हम लोग। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति 23 मार्च 1919 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के, कहाँ के? सर्वोच्च न्यायालय के जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन पहला बनता है कि भारत का लोकपाल जो है प्रथम किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था? पिनाकी चंद्र घोष को भारत का जो है प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। और जो पिनाकी चंद्र घोष हैं वह जो है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जो है न्यायाधीश थे। कौन? पिनाकी चंद्र घोष। 23 मार्च 2019 को किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया था। आप लोग समझ गए होंगे। इनका चयन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, कौन थे? रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन तथा एक प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी जो है सम्मिलित थे। इसमें जो है प्रथम लोकपाल जो 23 मार्च 2019 को जो है बनाया गया था, उसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है मुख्य न्यायाधीश पद से सेवानिवृत्त पिनाकी चंद्र घोष को जो है प्रथम लोकपाल बनाया गया था। उनका चयन किसके द्वारा? उनका चयन नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली, किसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा किया गया था। एक चयन समिति द्वारा किया गया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और लोकसभा अध्यक्ष जो है सुमित्रा महाजन तथा एक प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी सम्मिलित थे। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
अध्यक्ष कौन था लोकपाल का? जो 23 मार्च 2019 को बनाया गया था उसमें पिनाकी चंद्र घोष जो थे वह क्या थे? अध्यक्ष थे और जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त थे। आप लोग समझ गए होंगे। न्यायविद सदस्य कौन था? जस्टिस दिलीप बी भोसले। जस्टिस दिलीप बी भोसले। जस्टिस दिलीप बी भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी, अजय कुमार त्रिपाठी। न्यायविद सदस्य कौन कौन थे? ध्यान से समझिएगा। जस्टिस दिलीप बी भोसले, जस्टिस दिलीप बी भोसले। दूसरा कौन था? प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती कौन थे? प्रदीप कुमार मोहंती। तीसरा कौन था? अभिलाषा कुमारी। अभिलाषा कुमारी। चौथा कौन था? अजय कुमार त्रिपाठी। अजय कुमार त्रिपाठी जो है न्यायविद सदस्य थे। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। गैर न्यायविद सदस्य। गैर न्यायविद सदस्य कौन थे? गैर न्यायविद सदस्य में नाम आता है अर्चना राम सुंदर। अर्चना राम सुंदर। दूसरा नाम आता है दिनेश कुमार जैन। दिनेश कुमार जैन। तीसरा नाम आता है महेंद्र सिंह। तीसरा नाम आता है महेंद्र सिंह। चौथा नाम आता है इंद्रजीत प्रसाद गौतम। इंद्रजीत प्रसाद गौतम। गैर न्यायविद सदस्य में नाम आता है अर्चना राम सुंदर। दूसरा नाम आता है दिनेश कुमार जैन। तीसरा नाम आता है महेंद्र सिंह। चौथा नाम आता है इंद्रजीत प्रसाद गौतम। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिज्ञों व अपराधियों के साठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी है? क्वेश्चन क्या है? ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं जो हम गलत करके चले आते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। एग्जाम के टाइम में हम क्या पढ़ते हैं? प्लेटो का सिद्धांत पढ़ ले, उनका सिद्धांत पढ़ ले, लोकपाल पढ़ ले, अराजकतावाद को पढ़ ले और संविधान को हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन संविधान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? राजनीतिज्ञों व अपराधियों के साठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी है? राजनीतिज्ञों और अपराधियों के साठगांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी है? तो कौन सी है? बोहरा समिति। कौन सी है? बोहरा समिति। कौन सी है? बोहरा समिति। बोहरा समिति क्या करती है? राजनीतिज्ञों व अपराधियों के साठगांठ की जांच करती है। कौन सी समिति? बोहरा समिति। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? संसद में प्रथम लोकपाल बिल विधेयक, संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक जो है किस वर्ष जो है प्रस्तुत किया गया था? तो किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 1968 ईस्वी में। कब किया गया था? वर्ष 1968 ईस्वी में जो है संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक जो है प्रस्तुत किया गया था। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं।
संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है। अगर संचित निधि कहीं समेकित निधि दिया गया है तो आप उसको संचित निधि समझिएगा। संचित निधि या समेकित निधि के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? कौन सा अनुच्छेद है जो लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटा सकता है? तो अनुच्छेद 317 के तहत जो है लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। किसी राज्य का जो है लोक आयुक्त होगा वह अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करेगा? प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? किसको प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। किसी राज्य का लोक आयुक्त जो है अपना प्रतिवेदन जो है राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अभी हम ऊपर बता चुके हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग का, अच्छा नहीं, मैंने सेंटर का बताया था। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का व्यय जो है किस निधि पर भारित होता है? तो किस निधि पर भारित होता है? राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य होते हैं। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 10 अतिरिक्त सदस्य होते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1926 ईस्वी में ली आयोग की अनुशंसा पर जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1926 ईस्वी में ली आयोग की अनुशंसा पर जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, मानवाधिकार आयोग, इसको देख लेते हैं क्या होते हैं। मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? पहला तो क्वेश्चन जो बनता है, मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना, पहला तो देख लेते हैं। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। उच्चतम जो अध्यक्ष होगा वह जो है उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो सकता है। 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन है जो है उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो। अगर वह नहीं है तो उस स्थिति में जो है उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त जो है न्यायाधीश को रखा जा सकता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सदस्य देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय का जो है कार्यरत कार्य कर रहा हो या सेवानिवृत्त हो, उसे सदस्य के रूप में रखा जाता है। उच्चतम न्यायालय का जो है न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश। 2 कंडीशन यहाँ भी है। कार्य कर रहा हो तब भी रखा जा सकता है, सेवानिवृत्त हो तब भी रखा जा सकता है। दूसरा देख लेते हैं। सदस्य उच्च न्यायालय का कार्य
यहाँ दूसरे कंडीशन में क्या है, दूसरा कंडीशन है जो है उच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, चाहे कार्यरत हो या सेवानिवृत्त हो, उस स्थिति में एक को रखा जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा सदस्य मानवाधिकार से संबंधित कार्यों का अनुभव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति। सदस्य तीसरा का क्या सदस्य, सदस्य 3 क्या होंगे, मानवाधिकार से संबंधित जो है ढेर सारे उनके पास अनुभव हो अथवा विशेष जानकारी 2 व्यक्तियों को रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पदेन सदस्य जो होगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य होगा। पदेन सदस्य जो होगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य होगा, अध्यक्ष होगा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होगा जो पदेन सदस्य होगा। फिर दूसरा पदेन सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। पहला होगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, दूसरा होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष। तीसरा कौन सा होगा पदेन सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का। पहला राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, दूसरा जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, तीसरा क्या होगा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। और पदेन सदस्य तीसरा कौन सा होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष। और पदेन सदस्य जो है पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष होगा। पदेन सदस्य विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त। इसके बाद कौन सा होगा पदेन सदस्य, पदेन सदस्य होगा, पदेन सदस्य जो होगा राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त होंगे। आगे देखते हैं, लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। क्या है, लोकपाल संस्था में जो है अध्यक्ष के अतिरिक्त जो है 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है और जिनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो यह रहा वीडियो, इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। प्लीज मेरे लिए शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।